आज सबसे पहले ईरान की फिक्र करेंगे। ईरान के दो अदृश्यम जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस सवाल के साथ कि सीज़फायर के 2 दिन बाद भी कहां छिपे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और कहां लापता हो गया ईरान का 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम 60%, जिससे ईरान बना सकता है 1-2 नहीं बल्कि 10 परमाणु बम। यह वो सवाल है जिनके जवाब जानने के लिए ईरान के 9 करोड़ लोग और वर्ल्ड लीडर्स बेचैन हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के मन में भी यही सवाल है। पहले तो ट्रंप यहां तक कह रहे थे कि उन्हें खमनेई की लोकेशन पता है, लेकिन अब ना तो यूरेनियम का पता चल रहा है और ना ही खमनेई का। वीडियो रिलीज हो रहे हैं लेकिन लोकेशन पता नहीं चल रही है। दूसरे एंगल से देखें तो ये वो सवाल हैं जिनकी वजह से ईरान पर इजराइल ने हमला किया था और आगे भी यही सवाल ईरान पर नए हमले की वजह बन सकते हैं। आज हम बारी बारी से इन दोनों ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ईरान के 2 बड़े राज से पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई से करते हैं, जिन्होंने आज एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश जारी किया। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ताल ठोकने वाली बड़ी बड़ी बातें की। ईरान को 12 दिन तक चले युद्ध में विजयी घोषित किया। ईरान कभी झुकेगा नहीं जैसा फिल्मी डायलॉग बोला, लेकिन 13 मिनट के इस वीडियो संदेश को देखने के बाद यह पता नहीं चल पाया कि खमनेई इस वक्त कहां हैं, उनकी लोकेशन क्या है। आप पहले उनका ये लेटेस्ट वीडियो देखिए, इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि खमनेई ने आज ऐसी क्या बात बोली जिससे नेतन्याहू और ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई होगी। इस वीडियो में आपको ईरान के 86 वर्ष के सुप्रीम लीडर खमनेई ठीक बीच में कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे। उनकी दाईं तरफ ईरान का झंडा लगा हुआ था। खमनेई के पीछे दीवार पर ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता रूहुल्लाह खमनेई की तस्वीर लगी थी। इतना ही नहीं बल्कि खमनेई के ठीक पीछे वाली दीवार पर एक बड़ा सा ब्राउन कलर का या खाकी या बेज कलर का पर्दा लगा हुआ है। और यह समझना मुश्किल नहीं है कि इसी पर्दे में खमनेई की लोकेशन वाले सारे राज छिपे हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि खमनेई इस वक्त कहां पर हैं। वो अपने घर पर हैं, किसी बंकर में हैं, सेना के किसी सीक्रेट ठिकाने पे सुरक्षित हैं, या फिर वो ईरान से बाहर जा चुके हैं। वैसे युद्ध शुरू होने के बाद सूत्रों से ऐसे खबरें कई बार आई कि खमनेई को किसी बंकर में ले जाया गया है। युद्ध में उन्हें कोई हानि ना हो यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई है। हालांकि इस वीडियो से इतना तो साफ है कि खमनेई आज भी जीवित हैं, सही सलामत है। इस वीडियो संदेश से वो इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ जमकर गरज रहे हैं। खमनेई ने आज बहुत कुछ कहा जिसकी गूंज तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक सुनाई दी। 13 मिनट के वीडियो संदेश में खमनेई ने कहा, अमेरिका जंग में सीधे इसलिए कूदा क्योंकि उसे इजराइल का अंत दिखने लगा था। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए युद्ध में घुसा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका ने हमारे 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए, लेकिन हमारे परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब अगले दिन ही दे दिया। कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला दिया। ईरान ने इस युद्ध में जीत दर्ज करके इजराइल और अमेरिका दोनों का घमंड चूर चूर कर दिया। बदले में अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा लगा है। अमेरिका समझ ले, ऐसा क्षण कभी नहीं आएगा जब ईरान सरेंडर करेगा। खमनेई के 13 मिनट के वीडियो संदेश को देखकर दुनिया की कई इंटेलिजेंस अपने अपने अनुमान लगा रही हैं। खमनेई वीडियो संदेश दे रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे। उनकी उपस्थिति वीडियो संदेश तक ही सीमित है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के मीम बनाए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, खमनेई को डर है कि इजरायली ड्रोन का जीपीएस अभी भी ऑन है। एक दूसरे मीम में यह भी कहा गया कि अब खमनेई सुप्रीम लीडर नहीं, सुप्रीम हाइडर बन गए हैं। तो किसी ने सवाल उठाया कि जब पूरा ईरान सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहा है तब खमनेई इतने सन्नाटे में क्यों हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर खमनेई के समर्थक यह दावा भी कर रहे हैं कि वो अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर खमनेई ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहंदी फजाइली से जब खमनेई के हालचाल के बारे में पूछा गया तो फजाइली ने पहले इस सवाल को टालने की कोशिश की। बाद में कहा कि हम सभी को सुप्रीम लीडर के लिए दुआ करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा करने की प्राइमरी जिम्मेदारी IRGC की होती है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प। वहां पे ईरान की आर्मी भी है, लेकिन ईरान की आर्मी और ईरानी
रेवोल्यूशनरी कार्ड जो गार्ड्स हैं उनके बीच में तनातनी चलती रहती है। और अब इसी IRGC के कई कमांडर्स को मार गिराया गया है, तो इनकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? इतनी खबरों ने भी, ईरानी अखबारों ने भी खमनेई को लेकर चिंता व्यक्त की है। खान मैन अखबार के संपादक मोहसिन खलीफे ने कहा है कि खमनेई की अनुपस्थिति ने हम सभी को बहुत चिंतित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खमनेई मारे जाते तो उनका अंतिम संस्कार सबसे शानदार और ऐतिहासिक होता। पश्चिमी मीडिया से लेकर ईरानी मीडिया तक खमनेई को लेकर कैसी चर्चा हो रही है, आपको जरूर देखना चाहिए। इस बीच ये खबरें भी हैं और ऐसी जानकारी भी है कि 28 जून को शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार में खमनेई शामिल हो सकते हैं और इसी दिन खमनेई ईरान की जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। खमनेई ने इससे पहले आखिरी बार 13 जून को एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश जारी किया था। वो तब भी दुनिया के सामने नहीं आए थे और इस बार भी नए संदेश में उनकी लोकेशन पर सस्पेंस बरकरार है। एक डर है, एक डर से ज्यादा खौफ है और उस खौफ से ज्यादा दहशत है खमैनी को, क्योंकि वो बड़े क्लियरली जानते हैं कि वो क्रॉस वायर में बिल्कुल टारगेट पर हैं। ये क्रॉस वायर उनके ऊपर लगा हुआ है। वो जिस दिन जहां जो काम करेंगे, जहां जैसे मौका मिलेगा इजराइल को, आप देखेंगे कि वो जरूर उन्हें मारेगा। इजराइल को एक्चुअली रोके हुआ है तो वो है US, क्योंकि ये एक दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने मारा नहीं है, हमने एक अपराइजिंग द्वारा उनको उनका खात्मा किया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, और वो ये है कि पाकिस्तान में अभी तक मसूद अजहर के बारे में कोई वीडियो सामने नहीं आया है और इसमें कुछ साल हो चुके हैं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, कुछ साल हो चुके हैं। जो भारत ने अटैक किया उसमें उसके परिवार के कई लोग मारे गए, ये भी साफ आया। तब भी एक लेटर आया था, खमनेई का भी एक लेटर गया था पुतिन को। बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर डायनामिक्स हैं, देखते रहिए कहां हैं ये लोग। ईरान में जिस तरह से खमनेई एक राज बन चुके हैं, ठीक उसी तरह से ईरान का 400 किलोग्राम संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम भी एक रहस्य बना हुआ है। अमेरिका परेशान है कि फोर्डो परमाणु प्लांट के अंदर मौजूद 60% संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम आखिर कहां लापता हो गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इस सवाल पर यहां तक बोल गए कि उन्हें नहीं मालूम कि उस यूरेनियम का क्या हुआ, बल्कि वो कहते हैं वो जमीन के अंदर दब गया धमाकों के बाद। 400 किलोग्राम यूरेनियम से ईरान एक दो नहीं बल्कि 10 परमाणु बम बना सकता है। और इसी पर हमारे पास आज एक बड़ी जानकारी है। दुनिया को अभी तक यही पता था कि ईरान में 3 बड़ी परमाणु फैसिलिटीज हैं, इसमें नतान्स, फोर्डो एनरिचमेंट सेंटर्स हैं और इस्फहान परमाणु रिसर्च सेंटर हैं। इनके अलावा बुशहर, दरखोवन और सिरिक में ईरान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वहीं अरक में जो परमाणु ढांचा है वो दरअसल हैवी वाटर प्लांट है, जिसका प्रयोग बहुत हद तक लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन ईरान के पास एक और सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट भी है जो पिकेक्स माउंटेन पर बनाया गया है। लोकेशन जो है वो फोर्डो और नतान्स के बीच में। द सन की रिपोर्ट के अनुसार यह प्लांट पहाड़ी पर 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में बनाया गया है। इसकी जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी को भी नहीं थी और अमेरिकी हमले से पहले ही नतान्स और फोर्डो प्लांट से 400 किलोग्राम यूरेनियम पिकेक्स में चुपके से शिफ्ट कर दिया गया। ईरान का यह सीक्रेट परमाणु ठिकाना फोर्डो प्लांट से करीब 120 किलोमीटर दूर है। आपको याद होगा कि हमने आपको इसी शो में फोर्डो में हमले से पहले एक सैटेलाइट इमेज दिखाई थी। 19 जून की, ये ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 19 जून की इस सैटेलाइट तस्वीर में करीब 16 ट्रक फोर्डो प्लांट के बाहर खड़े दिखे थे। कहा गया कि इन्हीं ट्रकों में भरकर 400 किलोग्राम यूरेनियम को कहीं शिफ्ट कर दिया गया। जहां शिफ्ट किया गया उस जगह का नाम पिकेक्स है और यहीं पर ईरान परमाणु कार्यक्रम को सुपरसोनिक स्पीड दे सकता है। शायद इसीलिए ईरान ने सीजफायर के बाद भी कहा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा। बड़ा सवाल यह है कि यह जानकारी सामने आने के बाद क्या इजराइल और अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर देंगे? नेतन्याहू और ट्रंप ने दोबारा युद्ध वाले क्या संकेत दिए हैं, आप अब देखें।
अभी आपने जिनको देखा और अभी आप जिनको देख रहे हैं, अब उन्हीं की बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। थोड़ा इनका मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बताते हैं आपको, इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ट्रंप 3 शादियां कर चुके हैं, उन तीनों पत्नियों से उनके 5 बच्चे हैं, यानी ट्रंप को डैडी कहने का बायोलॉजिकल हक उन 5 बच्चों को ही है। ये सब अजीब सा नहीं लग रहा आपको न्यूज़ शो? देखते जाइए, रुको जरा। लेकिन अब ट्रंप को डैडी कहने वालों की लिस्ट में एक साथ 31 नए नाम या नए देश जुड़ गए हैं, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। हम बात कर रहे हैं नेटो की, वो शक्तिशाली सैन्य संगठन जिसमें अमेरिका समेत कुल 32 देश शामिल हैं। इस संगठन के महासचिव मार्क रूट ने ट्रंप को डैडी की उपाधि दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ 5 बच्चों के ही नहीं बल्कि नेटो के भी डैडी बन गए हैं, द बिग डैडी। हालांकि रूट ने मजाकिया अंदाज में ट्रंप को डैडी कहा, लेकिन उनके इस बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को बायोलॉजिकल डैडी की परिधि से बाहर निकालकर जियोपॉलिटिकल डैडी का दर्जा दे दिया है। जिस मंच पर यह बात हुई वहां इजरायल और ईरान के बीच हुए सीजफायर को लेकर चर्चा चल रही थी। नेटो के शिखर सम्मेलन में ट्रंप अपनी तरफदारी कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल का युद्ध स्कूल के मैदान में 2 बच्चों की लड़ाई जैसा था। ऐसी लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए कड़े शब्दों की जरूरत होती है। इस लड़ाई को 2 से 3 मिनट तक चलने देने के बाद रोकना आसान होता है। इस दौरान नेटो महासचिव ने ट्रंप की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर डैडी को रोकना पड़ता है। सबसे पहले मार्क रूट और डोनाल्ड ट्रंप के संवाद को सुनिए, फिर हम ट्रंप के सामने नेटो के इस समर्पण की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। देखिए, कड़वा सच यह है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह बात अब आम हो गई है कि ट्रंप को चापलूसी पसंद है, और अफसोस इस बात का है कि अब ट्रंप का जो इनर सर्कल है वो इसको प्रमोट करता है, और जो भी ट्रंप के नजदीक आना चाहता है वो ये चापलूसी करता है। और इसी चापलूसी में सबसे बड़ा नाम तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर का है, जिन्होंने पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। और ट्रंप इसके मास्टर हैं या विक्टिम, ये वक्त बताएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी नेता को इस तरह से डैडी कह देना कूटनीति कम और कॉमेडी ज्यादा लगती है। हालांकि ट्रंप की पॉलिटिकल रणनीति और उनके बदलते बयानों की वजह से वो दुनिया भर के कॉमेडी शोज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ट्रंप दुनिया भर के स्टैंड अप कॉमेडियंस के फेवरेट सब्जेक्ट बन चुके हैं, और इसी वजह से दुनिया भर में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। देश के हिसाब से ट्रंप की पहचान भी बदलती रहती है। कभी अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है तो ट्रंप को कभी मिस्टर सीजफायर कहा जाता है। पाकिस्तान जैसे देश जो ट्रंप को शांति के मसीहा के रूप में देखते हैं, वहीं ईरान तो ट्रंप को युद्ध का अपराधी मानता है। चीन की बात करें तो वो ट्रंप को टैरिफ वाला 30 मार खा समझता है। एक सच ये भी है कि ट्रंप टैरिफ प्रेम को लेकर दुनिया में बदनाम है, या ट्रेड प्रेम। खैर, यहां तक कि टेरर से पहले भी कई बार उन्होंने टैरिफ और ट्रेड को तरजीह दी है। ट्रंप की हरकतों और फैसलों से कई लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति से पहले उद्योगपति हैं और बेहद ट्रांजैक्शनल हैं, यानी एक हाथ से लो एक हाथ से दो, बगैर इसके वो बात नहीं करते। और अब तो नेटो महासचिव ने उन्हें डैडी तक बता दिया है। इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बताना जरूरी है कि नेटो महासचिव इससे पहले नीदरलैंड्स में थे, आपको याद होगा, और वो तब से ट्रंप के फैन बॉय की लिस्ट में गिने जाते हैं। खैर, यह भी समझना जरूरी है कि ट्रंप के सामने नेटो क्यों नतमस्तक है, अमेरिका कैसे नेटो को कंट्रोल करता है। लेकिन पहले यह समझते हैं कि कैसे ट्रंप के दबाव में नेटो ने हेग समिट में कौन से फैसले लिए और क्या क्या फैसले लिए। नेटो समिट में यह फैसला हुआ कि यूरोपीय देश अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। समिट से पहले ट्रंप ने कहा था कि सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। यूरोपियन देश अगले 10 वर्ष में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। यह काम ट्रंप अपने पहले टर्म में नहीं कर पाए थे। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से साझा स्टेटमेंट जारी किया गया। यह कहा गया कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान करीब 30% के आसपास है, जो इन देशों की जीडीपी का औसतन 2% है, और नेटो में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का है। नेटो के खर्च में अमेरिका का हिस्सा 66% है, जबकि जर्मनी का 6%, ब्रिटेन का 5.4%, फ्रांस का 4.3%। यह सच है कि नेटो के खर्च में अमेरिका का हिस्सा ज्यादा है,
यह भी सच है कि नेटो में अमेरिका की भूमिका बड़ी रही है, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यह है कि इस वक्त नेटो बनाम रूस की नई जमीन तैयार हो रही है। सोचिए, नेटो का रक्षा बजट बढ़ाने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या है? क्या अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचना चाहता है? क्या अमेरिका हथियार के मामले में रूस को टक्कर दे रहा है? क्योंकि इस वक्त रूस हथियार कम और एनर्जी ज्यादा बेच रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के बीच में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी थे। इन देशों ने 2018-22 में दुनिया के हथियारों के निर्यात की 76% आपूर्ति की। वर्ष 2018-22 के बीच वैश्विक हथियार निर्यात के 40% हिस्से पर अमेरिका का कब्जा था। वर्ष 2024 में अमेरिका ने 318.7 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे। ये 2023 की तुलना में 29% की बढ़ोतरी थी। वहीं रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। उसकी वैश्विक हथियार निर्यात में 16% की हिस्सेदारी है, जो पिछले कुछ वर्षों में और भी कम हो रही है। वर्ष 2012 से वैश्विक हथियार निर्यात में रूस की हिस्सेदारी घट रही है। 2012 में 24.1% थी, जो 2021 में घटकर 18.6% रह गई। तो क्या नेटो का बजट बढ़ना सिर्फ सुरक्षा की जरूरत है या हथियारों की होड़ का बहाना? सवाल गंभीर है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त असली लड़ाई बारूद की नहीं, बाजार की है। अमेरिका जहां हथियार बेचने की दौड़ में सबसे आगे है, वहीं रूस अपनी पकड़ खो रहा है। और यही होड़ अब दुनिया की सुरक्षा नीति को हथियारों के मार्केट में तब्दील कर रही है। आपको एक बात बता दें कि भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है हथियारों का, लेकिन 2014 के बाद से भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है। खैर, भारत का जिक्र हुआ है तो अब बात कूटनीति से वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की धुलाई की करते हैं। इसमें एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का छल कपट वाला गठबंधन, जो आतंकवाद और आतंकी संगठनों के लिए ढाल बनने की साजिश रचते हैं। लेकिन इस गठबंधन को फिर से एक्सपोज किया गया, और वो भी तब जब चीन ही इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। चीन के किंगदाओ शहर में एससीओ यानी शांघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है। भारत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए। क्योंकि यह बैठक चीन में थी, इसीलिए अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी चीन को ही मिली थी। और किसी बैठक के एजेंडे को दस्तावेज के रूप में ड्राफ्ट करने की मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। चीन को चाहिए था कि वो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर साफ और निष्पक्ष लाइन ले, लेकिन अपने प्यारे दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने डबल स्टैंडर्ड वाला मॉडल अपनाया। एससीओ के साझा घोषणा पत्र से पहलगाम आतंकी हमला गायब कर दिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर हुए हमले का जिक्र किया। चीन पाकिस्तान की हरकत देख राजनाथ सिंह ने कड़े तेवर दिखा दिए। भारत में हुए आतंकी हमले की निंदा नहीं करने पर उन्होंने एससीओ घोषणा पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और एक बहुत बड़ा स्टैंड है। नतीजा यह हुआ कि बैठक के बाद एससीओ का कोई संयुक्त बयान, जॉइंट स्टेटमेंट या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया। यानी कि यह समिट फेलियर हो गई। सच्चाई यह है, जिस समिट से जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता है वो एन एब्सोल्यूट फेलियर है, और मेजबान देश के लिए शर्म की बात, यानी चीन के लिए। रक्षा मंत्रियों के एससीओ मीटिंग का एक वीडियो भी जारी किया गया। ध्यान से देखिए इसको, जिसमें ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह के सामने टेबल पर एससीओ घोषणा पत्र रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, राजनाथ सिंह के हाथ में कलम है, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि पेन नीचे टेबल पर रख दिया। राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के साथ सभी एससीओ देशों के रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान की चाल सफल नहीं होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले हस्ताक्षर से इनकार किया, फिर पाकिस्तान और चीन का सच से सामना कराया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से कोई बात नहीं की, और यह एक और बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड है और डिप्लोमेटिक स्टैंड है। बायलैटरल टॉक्स तब तक नहीं होंगी जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के रक्षा मंत्री के सामने कहा, हमने दिखा दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं। हम आतंकवाद को टारगेट करने में संकोच नहीं करेंगे। यह एक फॉरवर्ड लुकिंग मैसेज है। आतंकवाद को मदद देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। कुछ देश सीमा पार आतंकवादियों को पनाह देते हैं। आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं है। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना से झिझकना नहीं चाहिए। एक बार सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या क्या कहा।
On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. Peace and prosperity cannot coexist with terrorism. वैसे आपको एक अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। भारत का ये स्टैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, क्योंकि अभी भी हम जब ये शो कर रहे हैं और जब ये समिट चल रही थी तो जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर चल रहा था, जिसकी डिटेलिंग हम आपको टॉप 9 में देंगे आतंकवादियों के साथ। वैसे पाकिस्तान को तो हम कई बार घर में घुसकर मार चुके हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्रिय मित्र चीन को उसी के देश में शर्मिंदा किया गया है, आईना दिखाया गया है और बता दिया गया है कि भारत झुकने वाला देश तो नहीं। खैर, चीन में ख्वाजा आसिफ बहुत परेशान थे कि कैसे भी करके एक बार राजनाथ सिंह से उनकी बात हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। वैसे ख्वाजा आसिफ से भी ऊपर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी लगातार इन्हीं कोशिशों में कि कैसे भी करके भारत एक बार पाकिस्तान से बात कर ले, वो ईरान में जाकर गिड़गिड़ाए। अच्छा, इसके पीछे की वजह क्या है आपको बताएंगे। वो तुर्की में जाकर अर्जी लगाए, वो अजरबैजान जाकर यही बात कराए, लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है और कई बार कहा है बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। और देखिए शहबाज शरीफ इस पर भी तैयार हो गए। पुष्ट खबरें हैं कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में भी फोन लगा दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर भारत के मुद्दे पर लंबी बात की। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान से गुहार लगाई कि पाकिस्तान पीओके, जल समझौता, व्यापार और आतंकवाद समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत से बातचीत करना चाहता है। शहबाज शरीफ ने बिन सलमान से यह भी कहा कि कैसे भी करके एक बार भारत से उनकी बात करवा दो। मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। शहबाज शरीफ को यह बात मालूम है कि सऊदी अरब में पीएम मोदी को सम्मान दिया गया है। शहबाज शरीफ ये भी जानते हैं कि जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस को उड़ाया था, उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को सऊदी से फ़ोन भी आया था। सऊदी अरब ने इशाक डार से कहा था कि अगर पाकिस्तान चाहे तो सऊदी अरब विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर सकता है। इस पर इशाक डार ने कहा था कि जनाब जल्दी से जयशंकर से बात करें। ये बात खुद इशाक डार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कबूली थी। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कितने मजबूत हैं पाकिस्तान को मालूम है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने अब भारत से बातचीत करने के लिए सऊदी अरब का दरवाज़ा खटखटाया है। सऊदी अरब के सामने शहबाज गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि शहबाज ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बात भारत को मालूम है। पाकिस्तान हर हाल में चाहता है कि कैसे भी करके भारत सिंधु जल समझौते को दोबारा बहाल करे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को एक काम करना होगा, मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपना होगा। हाँ, दाऊद इब्राहिम भी तो है। लश्कर और जैश की आतंक की दुकानें पाकिस्तान में बंद करनी होंगी, तब जाकर पाकिस्तान भारत से रहम की उम्मीद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान अभी पैनिक में क्यों है? क्योंकि बारिशें शुरू हो गई हैं और पानी तेजी से बढ़ने लगा है। हम जब चाहेंगे जल को छोड़ देंगे और वहां पर न जाने क्या क्या डूब जाएगा। उधर पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए भटकता फिर रहा है, तो इधर भारत अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने में लगा है। भारत ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो किसी भी कोने में छिपे दुश्मनों पर सटीक वार कर सकता है।
अरे वाह, ये देखिए जरा, इसका नाम है फ्लाइंग असॉल्ट राइफल ड्रोन सिस्टम। उड़ती हुई राइफल, यानी ये गोलियां बरसाने वाला एक आधुनिक ड्रोन है जो हवा में उड़ते हुए दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। आप इसे भारत का फ्लाइंग कमांडो भी कह सकते हैं। ये फ्लाइंग कमांडो घातक AK-203 राइफल से लैस है और 1 मिनट में 600 राउंड फायर करके दुश्मन के छक्के छोड़ा सकता है। इसका नाइट विजन कैमरा रात के वक्त भी इसे सटीक हमले की ताकत देता है और इसका एडवांस टारगेटिंग सिस्टम इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये ड्रोन न सिर्फ ताकतवर है बल्कि बेहद स्मार्ट भी। ये सोलर पावर वाले प्लेटफॉर्म पर चार्ज होता है और एक बार चार्ज होने के बाद 45 से 60 मिनट तक लगातार ऑपरेशन कर सकता है। दुश्मन चाहे किसी भी लोकेशन पर छिपा हो, चाहे वो जम्मू के जंगल हो या कश्मीर के वो घर जहां पर वो पनाह लेता है, ये वहां पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा सकता है। भारत का ये फ्लाइंग कमांडो कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है और पहाड़ी इलाकों के अलावा घनी आबादी वाले इलाकों में किसी भी तरह के अभियान को अंजाम दे सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 से 25 किलोमीटर तक है। भविष्य में इस सिस्टम में AI बेस्ड टारगेटिंग, हाइब्रिड पावर और स्वार्म तकनीक भी जोड़ी जाएगी। यानी भविष्य में यह अकेला नहीं बल्कि झुंड में दुश्मनों पर हमला करेगा। इस फ्लाइंग असॉल्ट राइफल ड्रोन सिस्टम को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना यह फ्लाइंग कमांडो भविष्य में युद्ध की परिभाषा बदल सकता है, क्योंकि ये ना तो थकता है ना डरता है, सिर्फ गोलियों की बौछार करता है। और इंटरेस्टिंग बात, इसमें हमारे सोल्जर नहीं मारे जाएंगे या शहीद होंगे। जैसा कि हमने आपको शो की शुरुआत में कहा था, बीच में कहा था कि बाढ़ बारिश बहुत कुछ हो रहा है देश में। अब फिक्र के दर्शकों के लिए एक जरूरी खबर, जो गर्मी से राहत के लिए अपने परिवार या दोस्तों के साथ पहाड़ों पर छुट्टी मनाने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए, हमारी रिपोर्ट जरूर देखिए। हो सकता है इसे देखने के बाद आपका प्लान बदल जाए। मॉनसून के आते ही पहाड़ों पर बेहिसाब बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने छोटे नालों और नदियों को सैलाब का रूप दे दिया है। पहाड़ों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। सबसे खराब हालात हिमाचल प्रदेश के हैं, जहां बादल फटने के बाद तबाही के निशान दिख रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से गुजरात के कई शहरों तक आसमानी आफत खतरे की घंटी बजा रही है। आपको पहाड़ों में आई इस आपदा का अपडेट बताते हैं। हिमाचल में पिछले 40 घंटों में 5 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें सैंज, शिलागढ़, घाटी, मनाली, कांगड़ा और धर्मशाला शामिल। बादल फटने की वजह से हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे और कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें दोबारा शुरू करने का काम लगातार चल रहा है। दावा है, तस्वीरें देखिए, इसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड के बाद अलग अलग जगहों पर हजारों पर्यटक फंस गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। धर्मशाला के खनियारा में अब तक 5 शव बरामद किए जाने की खबर है। कई मजदूर लापता। आज उत्तराखंड से भी एक दुखद खबर आई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक ट्रैवलर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिनमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा पर जाने वालों के लिए अपडेट है। केदारनाथ रूट में सोनप्रयाग मुनकटिया मार्ग पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। यहां भी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। खैर, अब आपको पहाड़ों पर आई आसमानी आफत की वीडियो फाइल्स दिखाते हैं, जिसका केंद्र है हिमाचल प्रदेश, जहां जिंदगी की तलाश के साथ जिंदगी को बचाने की जंग भी चल रही है। कल हिमाचल के कुल्लू से लेकर कांगड़ा और धर्मशाला तक सैलाब ने जो कहर ढाया है, उसकी दहशत आज भी लोगों में दिखी। सबसे ज्यादा नुकसान सैंज में बादल फटने के बाद जीवा नाला में सैलाब से हुआ है। रास्ते में आने वाले न सिर्फ कई मकान और गाड़ियां बह गईं, बल्कि जब यह सैलाब NHPC के प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचा तो वहां भी काफी नुकसान हुआ। कई मजदूरों के बह जाने की खबर है, जिनकी तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का एक और वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जब नदी में सैलाब के साथ सैकड़ों टन लकड़ी भी बहती हुई दिखाई दी। लोग इस वीडियो को फिल्म पुष्पा के एक सीन से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि क्या इस लकड़ी का कनेक्शन तस्करों से है, अभी यह जानकारी नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला भी कल बादल फटने के बाद तबाही का गवाह बना। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने के बाद बाढ़ से शेड में ठहरे कई मजदूर पानी के तेज बहाव में गए। प्रशासन के अनुसार कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसमें अब तक कई मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता धर्मशाला के उस लोकेशन पर पहुंचे जहां कल सैलाब ने चंद मिनटों में सब कुछ खत्म कर दिया। आज वहां क्या हालात हैं, रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।
हम इस वक्त धर्मशाला के खनियारा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी चट्टान आपको इस वक्त हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही होगी। और ये जो पूरी सड़क है जो कि एक ऊपर पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, वो इस वक्त पूरी तरह से चट्टानों से ढकी हुई है और यहाँ पर पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल है। एसडीआरएफ की गाड़ियां हैं वो भी रेस्क्यू करने के लिए ऊपर नहीं जा पा रही, क्योंकि ये जो पूरी सड़क आप देखिए यहाँ पर चट्टानें पड़ी हुई हैं। लैंडस्लाइड के बाद ये चट्टानें यहाँ पर आई हैं, इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मजदूर शेड के अंदर मौजूद थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो काम पर नहीं गए थे, अपने शेड के अंदर ही बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, वो इस तेज बहाव की चपेट में आ गए। देखिए, हिमाचल के अलावा कुदरत जम्मू कश्मीर में भी डेंजर अलार्म बजा रही है। वहाँ किश्तवाड़ में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह रही है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वक्त में मौजूद हूं तवी नदी के किनारे और यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से बारिश के कारण यहाँ पे लगातार जो जल स्तर है तवी नदी का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों को यहाँ पर अपील भी की जा रही है कि तवी नदी के किनारे ना जाए। भारी बारिश होने की वजह से अचानक तवी के पानी की सतह बढ़ सकती है, जिस वजह से जानी व माली नुकसान का खतरा लाहक हो सकता है। देखिए, आसमान से एक आफत आप पहाड़ों में देख रहे हैं, अब अगली आफत आसमान से ही आई है, केरल में। देखिए, ध्यान से देखिएगा खबर को। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की रॉयल नेवी के F-35B फाइटर जेट की, जो पिछले 12 दिनों से केरल के थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है। ये वो F-35, ये वो फाइटर जेट है जिसे अमेरिका गर्व से दुनिया को दिखाता है। हवा में बिजली जैसी रफ्तार, दुश्मन के रडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ तकनीक और पलक झपकते ही हमला करने वाली मारक क्षमता। अमेरिका और ब्रिटेन ये सब तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इस फाइटर जेट को हुआ क्या है। ऐसी क्या खराबी आ गई है जो इतने दिनों से एक ही जगह पर रुका हुआ है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का ये अत्याधुनिक F-35B लड़ाकू विमान अपने शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग यानी जंप जेट के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पिछले 12 दिनों से उड़ना तो दूर, ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। आपको बता दें, F-35 सिंगल इंजन फाइटर प्लेन है, जिसके कई क्रैशेस पहले ही कई सुर्खियों में आ चुके हैं और ये बदनाम भी हो चुका है। खैर, शुरुआत में देखिए कहा गया था कि फ्यूल की कमी थी, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन फिर सामने आया कि असली दिक्कत हाइड्रोलिक सिस्टम में है। उस खामी को दूर करने के लिए ब्रिटिश टेक्नीशियन आए, जांच की, कोशिशें हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला? जेट अपनी जगह से टस से बस नहीं हुआ। हो सकता है तकनीक इतनी गोपनीय हो कि ब्रिटिश मैकेनिक भी उसे ठीक से न समझ पा रहे हों, या फिर जानबूझकर कुछ छुपाया जा रहा हो। भारत ने मलाबार की भारी बारिश से इस हाईटेक जेट को बचाने के लिए एक हैंगर ऑफर किया था, लेकिन रॉयल नेवी ने उसे ठुकरा दिया। आखिर क्यों? क्या उन्हें डर था कि कहीं उनकी क्लासिफाइड तकनीक भारत की आंखों के सामने ना आ जाए? खैर, अब इस लड़ाकू विमान पर ब्रिटिश उच्चायोग का बयान आ गया है। ब्रिटिश उच्चायोग का कहना है कि यूके से एक इंजीनियरिंग टीम बुलाई गई है जो उसकी मेंटेनेंस करेगी और विमान को रनवे से हैंगर में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश उच्चायोग ने यह नहीं बताया कि आखिर ये फाइटर जेट दोबारा उड़ान कब भरेगा। सोचिए, जिस F-35 को अमेरिका और ब्रिटेन आसमान का बादशाह कहते हैं, वो पिछले 12 दिनों से तिरुवनंतपुरम के रनवे पर लाचार खड़ा हुआ है। क्या यही है वो सैन्य चमत्कार जिस पर अमेरिका इतराता है? ये सवाल सिर्फ मशीन पर नहीं है, बल्कि उस भरोसे पर भी है जिसके दम पर अरबों डॉलर का बाजार खड़ा किया गया है। लेकिन अगर भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के बारे में सोच रहा है, तो ये तो लगता है आउट ऑफ क्वेश्चन है। केरल से आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां कथावाचक कांड पर 48 घंटे से जारी कलह आज हिंसक हो गई। सड़कों सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। इटावा में आज का यह विरोध 2 हिस्सों में दिखा।
एक हिस्से में पुलिस से आमना सामना था, पुलिस से भिड़ंत थी, थाने का घेराव था, तो दूसरे हिस्से में हाईवे पर हंगामा। यह मामला काफी संवेदनशील हो चुका है। विशेष समुदाय इसे लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। हिंसा का ये सीन इटावा से दादरपुर गांव का है। वहां यादव समुदाय और अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियां तोड़ दी। इन लोगों ने दादरपुर गांव पर हमला बोल दिया, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस पहुंची। भीड़ की आक्रामकता के चलते पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दादरपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव के अलावा अहीर रेजिमेंट और यादव समुदाय ने बकेवर थाने का घेराव किया, वहां भी खूब हंगामा हुआ। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। मौके पर एसपी और सीओ समेत पुलिस बल पहुंचा। लोगों को समझा बुझाकर थाने से हटाया गया। थाने से निकलने के बाद प्रदर्शनकारी लौटे नहीं, बल्कि आगरा कानपुर नेशनल हाईवे की ओर बढ़ गए। राजमार्ग को जाम कर दिया। बाइक पर बैठकर वो रैली निकालने लगे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उनके कई वाहन जब्त कर लिए गए। आज का ये हिंसक एपिसोड तब शुरू हुआ जब यादव समुदाय को पता चला कि कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहायक संत सिंह यादव पर बकेवर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर कथा करने को लेकर धोखाधड़ी का आरोप है। यह खबर जैसे ही इलाके में फैली, यादव समुदाय आक्रोशित हो गया। यादव संगठन के लोगों ने मुकदमा वापस लेने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। दादरपुर थाने में भागवत कथा के दौरान जाति छुपाने के मुद्दे पर 21 जून को दोनों कथावाचकों की पिटाई कर बाल काटे गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज उसी दादरपुर में यादव समुदाय ने हंगामा किया, जिससे मामला हिंसक हो गया और पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। उत्तर प्रदेश से एक और खबर है, जिसमें एक महिला बीजेपी नेता की मजबूरी और कुछ हद तक पार्टी की अंतर्कले दिखाई देती है। मामला अम्बेडकर नगर का है, जहां इंसाफ के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह पार्टी के राज्यसभा सांसद बृजलाल के पैरों में गिर गईं। वो हाथ जोड़कर उनके आगे रोने लगीं। पैर पकड़कर न्याय मांगने का ये वायरल वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद बृजलाल पहुंचे थे। उसी कार्यक्रम का ये मामला है। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह का गांव के ही एक व्यक्ति से विवाद हुआ। वो पैतृक गांव के एक तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे का विरोध कर रही थी। रिंकल का आरोप है कि इससे नाराज आरोपियों ने उनसे गाली गलौज की, पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पति के साथ उनको भी लात घूंसे मारे गए। इस घटना के बाद उन्होंने मेहरुआ थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आहत होकर रिंकल सिंह समर्थकों के साथ मंगलवार को मेहरुआ थाने में धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी जिला अध्यक्ष से मिले होने के आरोप लगाए थे। पुलिस पर प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाया था। सोचिए, बीजेपी की एक महिला नेता न्याय नहीं मिलने के पीछे एक बीजेपी नेता को जिम्मेदार ठहरा रही है, वो भी अपनी ही पार्टी के शासन में। यही मुद्दा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह ने पार्टी सांसद बृजलाल के सामने रोते हुए उठाया। कार्यकर्ता उन्हें संभालते हुए नजर आए, तो वहीं बृजलाल ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया।